by company is not correct. वो करेक्ट नहीं है. Hence, it should be ₹20. उसे हमने क्या लेना चाहिए? 20. अब सोचो और बताओ कि तीसरा आंसर आपका क्या होना चाहिए. P2 के बाद मैं P3 पर आता हूं कि P3 के अंदर आपका जो P3 मतलब ये C पार्ट की बात करता हूं, वो कहता है इसी सवाल में अगर हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन बढ़ जाए, कितनी हो जाए एक्चुअल प्रोडक्शन हो जाए, कहां गया 125 लाख. तो बताइए अगर मान लीजिए हमारे पास ओवरहेड रिकवरी रेट्स अगर मान लीजिए 20 लाख हो, वो कहता है डिवाइड किससे करें? 40,000 की जगह पर उसने अब क्या कर दिया? 125 कर दिया. कहता है अगर ये 125 हो एक्चुअल और नॉर्मल हो 1 लाख, तो फिर बताइए क्या ले? नॉर्मल ले या एक्चुअल ले? फिर क्या लें? वो सर अंडरस्टूड है. अब तो क्या लेना चाहिए? बताओ भैया जी, क्या लेना चाहिए? नो भाई, हमको लेना पड़ेगा इसमें विच एवर इज हायर. इसे हटाओ और ये रेट आ गया हमारे पास. तो रेट कितना बन जाएगा हमारे पास? रेट निकाल लेते हैं. 20 लाख डिवाइडेड बाय 125,000, 16 रुपए. दिस इज योर रिकवरी रेट. हम इस प्रकार से रिकवरी रेट निकालते हैं. अभी बात खत्म नहीं हो रही. अभी वो हमसे कह रहा है बच्चों हमारे पास कई तरह का स्टॉक है, तो लोअर वैल्यूएशन करनी है. इसी का अगला पार्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर लोअर वैल्यूएशन करनी है. तो डी केस में वो क्या कह रहा है? साहब हमारे पास स्टॉक की 5 आइटम्स हैं A B C D E, जिसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट और NRV दे रखे है उसने आपको. तो बस बात खत्म. वैल्यूएशन करके दिखाइए. वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक. अब वो बात काम करेगी. कौन सी बात काम करेगी? ये देखो, वैल्यू करनी है स्टॉक की लोअर ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस. इसको अब आप यूज करेंगे. तो मुझे फटाफट से बताते जाएंगे. स्टॉक है A B C D और E, जिसकी कॉस्ट प्राइस भी दे रखी है, NRV भी दे रखी है और आप लोअर भी लेंगे. बस आपने लोअर बतानी है. और लोअर कैसे बतानी है? पहले आप उसका स्टॉक को लिख लो. स्टॉक उसका कौन कौन सा दे रखा है? 20 14, 16 16, 8 12, 16 25, 12 8, 12 8. अब ढूंढो और मुझे बताओ कि इसमें से लोअर लेना है तो लोअर कैसे ले? क्या मैं इन दोनों के टोटल का लोअर ले लूं? जैसे इसका टोटल भी उसने दे रखा है. इसका टोटल है 72 75. क्या मैं लोअर इन दोनों का लूं? जी नहीं. एस कहता है लोअर लेना है ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस. आइटम बाय आइटम बेसिस एक एक करके लोअर लेना पड़ेगा आपको. तो जरा बताइए लोअर क्या आता है? इसमें से लोअर आएगा 14, इसमें आएगा 16, इसमें 8, इसमें 16, इसमें 8. दिस इज योर आंसर. हमारे पास आंसर आ गया. इसका लोअर ले लेते हैं. ये कितना कितना बन जाएगा? 14 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 8. 62 इज योर आंसर. हमारा स्टॉक की वैल्यूएशन आ गई 62. ये था हमारे पास तरीका कि हमें लोअर कैसे कैसे लेना होता है. ये हमने आपको लोअर लेना सिखाया कि लोअर कैसे कैसे लेते हैं. ठीक है सर. सर हमको और कुछ इसके आगे भी बताओ. मैंने कहा बस आप पहले इसे नोट कर ले, फिर मैं आपको इसके आगे ही बताता हूं. हाँ जी, हम जरा कुछ और भी, हम कॉस्ट समझा रहे थे और कॉस्ट की बातों को हम और इकट्ठा कर दें जरा.
तो कॉस्ट की बातों को हम जरा और इकट्ठा कर दें तो बात क्या निकलती है। एक और नोट लिखेंगे हम लोग, नोट नंबर। अब नोट नंबर कौन सा आना चाहिए, नोट नंबर आना चाहिए अब 5वां, नोट नंबर 5, नोट नंबर 5, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल शुड इंक्लूड। मटेरियल कॉस्ट में क्या जुड़ा होना चाहिए, शुड इंक्लूड्स। भाई मटेरियल कॉस्ट ढूंढ रहे हो तो मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या लोगे, परचेज प्राइस, कितने का माल खरीदा, प्लस टैक्सेस ऑन परचेज, जो हमको टैक्स लग जाते हैं परचेज करने पर, प्लस कोई भी अदर कमीशन। कई बार हम माल खरीदते हैं तो कमीशन लग जाती है ऑन परचेज। आप बाजार में कोई चीज खरीदने जाते हो तो कभी कभी आपको कमीशन भी देनी पड़ जाती है। कच्चा माल उठाते हो लेकिन तब भी कमीशन लग जाती है हमारे पास। ये कमीशन हो सकती है, फ्रेट हो सकता है, भाड़ा, फ्रेट। अगर कोई फ्रेट का खर्चा होता है तो उसे भी ले लेंगे। लेकिन अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट्स मिलते हैं तो माइनस कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या होता है, कोई हमको जिसने माल बेचा उसने कुछ सस्ता लगा दिया। तो दिस इज माई कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। तो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल क्या आ गई, दिस इज माई कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। कि इस प्रकार से हम लोग अपने पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल को ढूंढा करेंगे। चलो और देखते हैं इसके बाद। अभी इस पर भी डिस्कशन करूंगा मैं, एक और नोट लिखूंगा मैं कि एक और नोट लिखते हैं, नोट नंबर 6। हमें कॉस्ट में क्या क्या नहीं लेना, इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या क्या नहीं लेना, लिखें। फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। हमें स्टॉक की वैल्यूएशन में इन कॉस्ट को नहीं लेना। फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। इन्हें स्टॉक में इंक्लूड नहीं करना। सबसे पहले नंबर 1, एबनॉर्मल लॉस। ड्यू टू फायर। भाई अब सोचो जरा फटाफट से, हम एक्चुअल कॉस्ट निकाल रहे हैं, हम एक्चुअल कॉस्ट निकाल रहे हैं और आपको अकाउंटेंट कहता है जी इस कॉस्ट के अंदर, जो ये आपको मैंने सिखाई थी, वो कह रहा है इस कॉस्ट के अंदर जो हमारा आग से नुकसान है उसको भी जोड़ दो। वो कहता है इस कॉस्ट में आग से होने वाला नुकसान जोड़ दो। अब साहब हमारे को आग से जो नुकसान होते हैं उनको जोड़ना तो हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर आग से नुकसान हो हम उसको इंक्लूड करना शुरू कर दें स्टॉक की वैल्यूएशन में तो ये कहीं भी तर्क संगत नहीं है। एबनॉर्मल लॉस तो होते ही रहते हैं। तो भाई एबनॉर्मल लॉस अगर मान लीजिए होते रहेंगे, आग लगती रहेंगी, तो क्या हम उसको अपने स्टॉक की वैल्यूएशन में जोड़ना शुरू कर देंगे? वो हमारी स्टॉक की वैल्यूएशन में नहीं आएगा। तो देखो आपके सामने स्क्रीन पे आग लग गई है, बुझाओ भाई बुझाओ, पानी वाले टैंकर को बुलाओ, ये आग लग गई इसके अंदर। जब इस आग से नुकसान हो रहा है, इस नुकसान से जो घाटा हो रहा है, क्या ये कंपनी जिसके यहां पर आग लगी है क्या ये इंक्लूड कर देगी अपने पास उस स्टॉक में? नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि हम उसको अपने पास कभी भी लॉस ड्यू टू एबनॉर्मल लॉस को कभी भी इंक्लूड नहीं करते अपने पास वाइल वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक्स। ठीक है सर और बताओ। मैंने कहा बिल्कुल और बताते हैं आपको, आइए मेरे साथ साथ। इनमें और क्या क्या नहीं लेना। एक तो आग का नुकसान हो गया जो आपने देख लिया, आग के नुकसान को आपने अपनी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना है। वाइल वैल्यूएशन स्टॉक आपके लिए आग बिल्कुल बेकार है, वो आपके लिए कभी भी सर ये नुकसान आग से होना चाहिए, जी नहीं। आग या इससे संबंधित कोई भी नुकसान हो तो आप इस कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है जी और बताते हैं आपको, और किसे किसे इंक्लूड नहीं करते हैं। जो मैं बताने जा रहा हूं ये आपने पहले पढ़ भी रखा है, वो है स्टोरेज कॉस्ट।
मैडम बोलती थी छोटे छोटे बच्चे थे, वहां पर आप कहते थे कि गोदाम के अंदर जो माल रखा जाता है, तो गोदाम में जो माल रखते हैं, गोदाम की कॉस्ट को भी आप इसमें इंक्लूड नहीं करते। जहां तक मुझे मालूम है, आपको ध्यान भी है कि आप उसमें क्या करते थे, उसमें आप देखते थे कि जब भी मेरे पास स्टॉक होगा, मैडम बोलती थी फैक्ट्री के दरवाजे तक नहीं, गोदाम के दरवाजे तक माल पहुंचाने का जो खर्चा है वही लेंगे। एक बार माल पहुंच गया तक गोदाम के अंदर, तो उसकी कॉस्ट को इंक्लूड नहीं कर सकते। आप लोगों ने देखा कोल्ड स्टोरेज होते हैं, कभी देखा आपने कोल्ड स्टोरेज? नहीं सर, हम अंदर कभी गए नहीं, बाहर से ही दिखा है कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज के अंदर सामान रखा होता है, बड़े बड़े शेल्फ होते हैं, उन शेल्फों के अंदर हम लोग सामान रखते हैं सारा का सारा। उसमें क्या होता है, वो शेल्फ के ऊपर सारा सामान रखते हैं और उसके ऊपर खर्चा पड़ता है, क्योंकि उसको एक सर्टेन डिग्री तक का तापमान देना पड़ता है। आप स्टोरेज देखना चाहते हैं, गोदाम देखना चाहते हैं? हाँ सर, गोदाम के अंदर की तो हमने बात देखी नहीं कभी कि गोदाम कैसा कैसा होता है, तो वे फिर दिखाते हैं आपको गोदाम के अंदर का माल, उनकी कॉस्ट इंक्लूड नहीं करनी है आपने। ये देखो आपके सामने गोदाम है, ये कोल्ड स्टोरेज की तस्वीर है, ये कुछ खाने पीने की वस्तुएं रखी हुई हैं, जो पड़ी हुई है, कहां पर रखी हुई है? कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई है। और यहां पर जो खर्चा पड़ रहा है बिजली का, क्योंकि बिजली से चल रहे हैं सारे एयर कंडीशनर, क्या उसको ये खाने के डिब्बे जो सामने पड़े हुए हैं इनमें इंक्लूड कर देंगे? जी नहीं, उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसका मतलब स्टोरेज कॉस्ट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं अपने पास कभी भी वाइल वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक की वैल्यूएशन में कभी भी आप ना तो लेते हैं अपने पास किसको? एबनॉर्मल लॉस को, और ना लेते हो स्टोरेज कॉस्ट को। तो ये मैंने यहां पर इंक्लूड कराकर दिखाया। तो आप लिख सकते हो गोडाउन कॉस्ट, या एग्जाम्पल देना चाहते हो तो एग्जाम्पल में लिख सकते हो एग्जाम्पल कोल्ड स्टोरेज, जो कोल्ड स्टोरेज की कॉस्ट है उसको भी आप यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है सर। सर और हमारे पास कोई एग्जाम्पल दीजिए भाई, और एग्जाम्पल बोरोइंग कॉस्ट का भी है तो लिखिए बोरोइंग कॉस्ट, ब्याज जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। बहुत सारे लोग बैंकों से क्या ले लेते हैं? लोन ले लेते हैं। तो लिख लो पहले फटाफट से, बैंकों से क्या लेते हैं जी? लोन। अब फटाफट से आप लिख लेंगे, मैं फिर आगे आऊंगा। भाई ये कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। वो आजकल एड भी आती है, आजकल क्या आती रहती है लगातार, दिवाली पर या मुथूट फाइनेंस सुनिए ललित, आपने ऐड सुनी है? बोलो ना ललित, हाँ सुनी है। उसमें क्या होता है, वो ऐड के अंदर बोलता है, वो बोलता है मुथूट फाइनेंस के पास जाता है ऐड लोन लेने के लिए। वो मैं जी गया था जी लोन लेने के लिए, मैं पहले बैंक के पास गया, बैंक ने मुझसे इतने सारे कागज मांग लिए, मेरे पास कागज थे ही नहीं, मैं लोन ले ही नहीं पाया। फिर मुझे किसी ने बताया कि मुथूट फाइनेंस के पास लोन लेने के लिए जाओ, तो मैं जी मुथूट फाइनेंस गया, 5 मिनट में लोन दे दिया उन्होंने मेरे को। मैं तो यही कहता हूं, बलवंत ने मुझे बता दिया तो मैंने लोन ले लिया, वरना तो लोन ही ना ले पाता। एड सुनिए ना आप लोगों ने, बड़ी एड आती रहती है। साहब ये बताओ कि बलवंत पाजी ने उनको बताया और उन्होंने लोन ले लिया, और लोन लेकर उन्होंने माल भर दिया, तो माल की वैल्यू में क्या जोड़ दोगे क्या अपने पास? माल की वैल्यूएशन कर रहे हो, क्या उसमें लोन का ब्याज का खर्चा डाल दोगे अपने पास? नहीं डालोगे। इसका मतलब ये कि ये जो ब्याज ले लेते हैं हम, लोन लगाते हैं, लोन पे लगने वाला ब्याज भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के अंदर। इसका मतलब इसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो 3 चीजें हो गई बेटे। आग का नुकसान हो गया नंबर 1, पहली फोटो धधकती हुई आग दिखी थी आपको, आग को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। दूसरा, कोल्ड स्टोरेज के अंदर खर्चा जो पड़ रहा है हमारे माल को, उसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हम बलवंत पाजी की वजह से मुथूट फाइनेंस से लोन ले लेते हैं, उस लोन के साथ हमारे स्टॉक की वैल्यू बढ़ नहीं सकती है। इन्हें रट लीजिए, इन्हें हम कभी भी अपने पास इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर। सर और भी कोई खर्चा है? हाँ और भी खर्चे हैं, आइए मेरे साथ साथ, हम लिस्ट बना रहे थे अपने पास, तो लिखें नंबर 4, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। जो ऑफिस की एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है उसे भी स्टॉक में इंक्लूड नहीं कर सकते। अब आप में से आधों ने तो ऑफिस देखा भी नहीं, कभी दफ्तर गए भी नहीं, सब नालायक डम्मी के डम्मी है। कई कह रहे हैं सर ये ऑफिस कैसा होता है? बेटे मैं अब तुम्हें क्या बताऊं, ऑफिस ऐसा होता है जैसे कि
उसकी भी 4 दीवारें होती हैं। हैं? उसकी भी 4 दीवारें होती हैं? हाँ, 4 दीवारें भी होती है, छत भी होती है। बिना छत का ऑफिस नहीं होता। उसके अंदर भी कंप्यूटर लगे होते हैं, टेबल लगे होते हैं, कुर्सियां होती हैं, मेज होती है, उसके अंदर भी टेलीफोन रखे होते हैं, उसके अंदर भी सब सामान होता है। वहां सारे दफ्तर के आदमी। और कई सोच रहे हैं सर दफ्तर भी अगर देख लेते तो पता चल जाता, दफ्तर आज तक देखा नहीं। कोई भी दफ्तर याद कर लो। वैसे तो सीरियल भी आता था, आजकल बंद हो गया। ऑफिस ऑफिस, उसमें ऑफिस ही दिखाया जाता था कि कैसे सरकारी ऑफिस होते हैं। बट लेकिन फिर भी इमेजिन करें एक ऑफिस है, उस ऑफिस पर जो खर्चा पड़ता है वो हमारे स्टॉक की वैल्यूएशन इंक्लूड नहीं होगा। तो दफ्तर में कौन कौन से खर्चे पड़ सकते हैं हमको, जैसे कि ये देखिए आपके सामने एक ऑफिस दिखा रहे हैं आपको। ये किन का ऑफिस दिखा रहे हैं? सर ये ऑफिस आप किन का दिखा रहे हो? ये मैं एडुकॉम का ही ऑफिस दिखा रहा हूं। है ऐसा अंदर से ऑफिस है? अरे देखो कितनी सारी फालतू बत्तियां जल रही हैं, एक भी आदमी बैठा हुआ नहीं दिख रहा। कहां गए पता नहीं सारे के सारे। है हाँ सर, ये देखो टेलीफोन बज रहा है, सामने फैक्स मशीन पड़ी है, 2 कंप्यूटर पड़े हुए हैं, पीछे सारे और सामान रखा हुआ है। भाई इन सब पर खर्चा पड़ता है, रेंट का खर्चा पड़ता है, टेलीफोन का खर्चा पड़ता है, इन सब पर नुकसान होता है। तो जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की जाती है, क्या हम उस स्टॉक की वैल्यूएशन के अंदर इन सब चीजों को इंक्लूड करेंगे? द आंसर इज नो, हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका मतलब अपने स्टॉक की वैल्यूएशन के अंदर आप इन चीजों को भी जोड़ने वाले नहीं है। ठीक है सर, आइए मेरे साथ साथ और लिखते हैं। मेरी कुर्सी कहां चली गई? ये रही मेरी कुर्सी, और मैं यहां पर लिखूंगा एक आइटम और अपने पास। हां, मैं लिख रहा हूं अपने पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का मतलब है, जैसे आप लोग एडवर्टीजमेंट देखते रहते हैं तो बड़ी सारी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं। उन एडवर्टीजमेंट्स में खर्चा होता है। आपको मालूम है ना, उसके अंदर खर्चा होता है। उनमें खर्चा क्या होता है? भाई मार्केटिंग होगी तो खर्चा तो होगा ही होगा। अब हिंदुस्तान लीवर की बात करो, सब इतना खर्चा करती है मार्केटिंग के ऊपर। उनका कोई प्रोडक्ट उठा लो, जैसे मैं आपको बताता हूं, बड़े सारे प्रोडक्ट हैं वैसे तो, उनके सारे शैम्पू उनके हैं, खाने पीने की चीजें उनकी, और तो और सर्फ एक्सेल तक उनका है। सर आपको एक्सेल का नाम कैसे पता है? कपड़े धोता हूं ना, पता है मुझको, दाग अच्छे हैं। अच्छा सर, कमाल की बात कर दी। हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूं साहब। अब मेरे पास, अब मैं लाया नहीं, घर पे रखा हुआ है, मेरे हाथ में थैली है। किसकी थैली है? सर्फ एक्सेल की है। इसकी वैल्यूएशन कर रहा हूं मैं। तो जो मार्केटिंग पे खर्चा हो रहा है, टेलीविजन पे जो एडवर्टीजमेंट आ रही है, उन पे जो खर्चा हो रहा है, क्या उस स्टॉक की वैल्यू में जोड़ दोगे आप उसको? द आंसर इज नो, यू कैन नॉट इंक्लूड दैट कॉस्ट। अब आपके मन की बात फिर से, दिल को राह होती है, नो सैस नो नथिंग, दिल को राह होती है, सर सर्फ एक्सेल की ऐड दिखाओ। अब मैं तुम्हें ऐड दिखाता हूं, उस ऐड को देखना, और ऐड को देख के ये मत सोचते रहना कि ऐड देखनी है, सिर्फ ये सोचना कि अच्छा ठीक है, इसमें जो खर्चा पड़ रहा है कंपनी का, वो एक्सेल जो उन्होंने बना रखा है प्रोडक्ट अपना, उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आपके सामने मनी का ऐड कराएंगे सर्फ एक्सेल की। आज रोजी बस क्यों नहीं आई? उनका दादी मर गया। रोजी मिस दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं। ये ऐड मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं जब भी इस ऐड को देखता हूं तो मुझे अपना बेटा याद आता है। वो भी इतना ही नौटी, इतना ही शैतान है, और मैं उससे कई बार अपने घर पे ये ऐड रिपीट कराने को बोलता हूं। मैं उसे कहता हूं चल अब कुत्ता बन के घूम, आगे पीछे दौड़। वो बेचारा सोचता है कैसे पिताजी
क्या कह रहे हैं, ऐसे ऐसे काम करने के बाद उनको कहता हूं देख हेड और चल शुरू हो जा। वो बेचारा कुछ कुछ करता है, आऊ आऊ तो करके दिखाता है अच्छी तरह से वो भी। बाकी फिर भी बात जो चल रही थी कि साहब एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो खर्चा किया जाता है उसे भी हम अपने पास कभी भी स्टॉक की वैल्यूएशन में नहीं जोड़ेंगे। तो जरा फटाफट कंसोलिडेट कर ले, किस किस की वैल्यूएशन नहीं आएगी। ये 5 खर्चे हैं बेटे, रट लो, और रटने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले आग लगाई थी, फिर ठंडा कर दिया था उसको। बाजार से लोन लेकर हमने दफ्तर बनाया था और साथ में एडवर्टीजमेंट कर दी थी। ये सारी चीजें आपके स्टॉक की वैल्यू में जुड़ेंगी नहीं। भगवान कृष्ण आ गए अचानक, उन्होंने आकर आपसे कहा बेटी तू इस कॉस्ट को ले ले स्टॉक की वैल्यू में, तो क्या आप ले लोगे? आप बोलोगे भगवान कृष्ण जी बंसी डालो जेब में और निकलते बनो अपनी जगह पे। ये संसार हमारा है, एएस हमारा है, दुनिया हमारी है, वैल्यूएशन हमारी चलेगी इसके अंदर। भगवान कृष्ण घबरा देंगे, बोलेंगे मुझे पता नहीं था ये एएस 2 भी आ गया। हम बोलेंगे एएस 2 आ गया, पता नहीं कैसे कैसे एएस आ गया। भगवान जी जब तुम्हारे पास आएंगे तो हमारा ख्याल रखना, दिल्ली का ख्याल हम रखने के लिए तैयार है। तो आइए मेरे साथ साथ मैं बात कर रहा था आपके साथ कि इन कॉस्ट को स्टॉक में इंक्लूड नहीं करते हैं। आगे चलेंगे इसके बाद हम ये नोट नंबर 6 भी दे दिया। सर हम ये कितनी कॉस्ट लिखेंगे? बस एक नोट कॉस्ट का और लिखेंगे। फिर ये भी कॉस्ट की बातें चल रही थी, फिर मैं एनआरवी की बातें डिस्कस करूंगा आपके साथ। सर अभी तक आप कॉस्ट के पीछे पड़ गए थे। हाँ मैं कॉस्ट के पीछे पड़ गया था, फिर मैं एनआरवी के पीछे पड़ जाऊंगा, और जब ये दोनों हो जाएंगी तो मैं फिर रॉ मटेरियल की बात करूंगा, क्योंकि मैंने यहां फिनिश की बातें कर रखी हैं। फिर मैं रॉ की बातें करूंगा, और जैसी मेरे पास वो भी बात खत्म हो जाएगी मेरा एएस खत्म हो जाएगा। बस एएस आखिरी सांसें लेने ही वाला है। तो वो तो लेना ले सर, हमारी तो साथ में आपने हालत खराब कर रखी है। आइए दोस्त मेरे साथ साथ जरा फटाफट से हम इस बात को यहां पर लिखना स्टार्ट कर दें कि मैं एक और छोटी बात कहना चाहता हूं, एंड दैट इज माय नोट नंबर 7। नोट नंबर 7, नोट नंबर 7 है कॉस्ट फॉर्मूला। कॉस्ट फॉर्मूला, कॉस्ट फॉर्मूला है कि हम कॉस्ट कैसे कैसे ढूंढेंगे अपने पास। कॉस्ट फॉर्मूला है कि कॉस्ट को कैसे कैसे हम ढूंढेंगे। देखो दोस्त, ये कॉस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है कॉस्ट ढूंढने के लिए। तो मैंने आपको बताया कि लॉट बेस्ड हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो लिखें नंबर 1, इफ स्टॉक इन हैंड इज यूनिक, अगर स्टॉक इन हैंड है यूनिक, नॉट सिमिलर टू ईच अदर, then use specific identification methods. Then use specific identification methods. अगर स्टॉक इन हैंड ऐसा यूनिक है जो दूसरी चीज जैसी नहीं मिलती, तो हमें उसके अंदर क्या करना चाहिए? हमें यूज करना चाहिए अपने पास स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड्स। ये हमारा एक तरीका होता है जो सिर्फ यूनिक चीजों पर अप्लाई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटे, जैसे कि कोई यूनिक चीज की बात करते हैं, कोई स्टॉक इन हैंड और यूनिक है। सर ऐसा कोई एग्जांपल तो दो ना पहले, कोई स्टॉक इन हैंड कोई यूनिक हो। मतलब यह कि जो कंपनी बना रही है वो स्टॉक इन हैंड इक्का दुक्का यूनिक पीसेस है। मैं आपको बताता हूं एग्जांपल। मैं जापान की कंपनी है होंडा, उसके एग्जांपल देता हूं। वो बड़ी सारी गाड़ियां बनाती है, बहुत सारी गाड़ियां बनाती है। होंडा सिविक बनाती है, होंडा सिटी बनाती है, होंडा अकॉर्ड बनाती है, और जैस पता नहीं कितनी कितनी बनाती है, और मल्टीपल क्वांटिटी बनाती है। दे आर ऑल सिमिलर। जो होंडा सिटी बनाती है वो सिमिलर गाड़ियां हैं, होंडा सिविक बनाती है सिमिलर गाड़ियां हैं, लेकिन वो इसके अलावा कुछ यूनिक गाड़ियां भी बनाती है
जो बाजार में उतारती नहीं, दे आर कॉल्ड कॉन्सेप्ट कार्स। पता है आपको? अजय तुम्हें पता है ऐसी सी गाड़ियां आती हैं? सर को एग्जाम्पल दीजिए। भाई वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर वो यूनिक गाड़ियां बनाते हैं देखने के लिए कि क्या ऐसी गाड़ियां निकाली जा सकती हैं कि नहीं निकाली जा सकती हैं। अब मान लो 31 मार्च को किसी होंडा कंपनी के पास ऐसी कोई यूनिक गाड़ी पड़ी हुई है और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप वैल्यूएशन करने के लिए आ गए, तो आप उस यूनिक गाड़ी की वैल्यूएशन कैसे करेंगे? हमारा एएस कहता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाएंगे। आप उसके सारे कर्ज पुर्जों को इंजर पिंजर खोल देंगे उसका और ढूंढेंगे उसके अंदर उसकी वैल्यू कैसे निकाले। हमें उसकी वैल्यूएशन करनी है, बट वी शुड अप्लाई स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। एक समझ लो कॉन्सेप्ट कार है, मन से आंखों से सोचो, एक कॉन्सेप्ट कार है आपके, आप किसी कंपनी में पहुंचे हुए वैल्यूएशन करने के लिए, कॉन्सेप्ट कार है, और मैं आपसे कहता हूं इसकी वैल्यूएशन करके दिखाओ। तो कैसे वैल्यूएशन करोगे? आप उसके अंदर सारे उसके यूनिक पार्ट्स को अलग अलग कर दोगे और फिर उसके बाद ढूंढोगे। मैं दिखाता हूं आपको एक चीज जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यूएशन कैसे कैसे करनी पड़ेगी। जैसे ये देखिए, ये किसी कंपनी की, होंडा की ही उसकी साइड से उठाई गई एक हमारी कार है जिसको कॉन्सेप्ट कार बोलते हैं। और साहब अगर मैं इसकी वैल्यूएशन कराने के लिए बोलूंगा तो आप इसकी, ये गाड़ियां सिमिलर उपलब्ध नहीं होती हैं, तो आप इसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे? इसका इंजन पिंजर खोल दो और उसकी वैल्यूएशन करिए अलग अलग कि अच्छा इसके अंदर ये इंजन की कीमत इतनी है, इसके ढक्कनों की कीमत इतनी है, इसके दरवाजे की कीमत इतनी है, पहियों की कीमत इतनी है। ये चूंकि गाड़ी कौन सी है, ये यूनिक है, ऐसी गाड़ी और है ही नहीं, तो इस गाड़ियों की कीमत को आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। इसके स्थान पर ये देखो, ये आपको मैंने भरमार गाड़ियां की दिखाई, ये जो गाड़ियां हैं ये यूनिक गाड़ियां नहीं है। ओ माय गॉड, इतनी सारी गाड़ियां, हाँ ये जो इतनी सारी गाड़ियां हैं ये सब एक जैसी हैं। ये उनके शोरूम से निकाली गई, उनके वर्कशॉप की एक फैक्ट्री की फोटो है जिसमें सारी गाड़ियां एक जैसी खड़ी हुई हैं। और साहब इनकी वैल्यूएशन करनी होगी तो क्या सारी गाड़ियों को अलग अलग करते रहोगे? नहीं, इनके लिए लगाओगे लॉट बेस्ड फॉर्मूला, और लॉट बेस्ड को बोला जाता है फीफो या वेटेड एवरेज फॉर्मूला। ये हमारा एएस कहता है साहब अगर यूनिक गाड़ी होगी तो आप कौन सा मेथड लगाएंगे? स्पेसिफिक मेथड। और अगर मान लो यूनिक नहीं होगी तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है जनरल आइडेंटिफिकेशन मेथड, तो हमें जनरल मेथड लगाना पड़ेगा। और जनरल मेथड दो होते हैं, एक फीफो और एक वेटेड एवरेज। हम इनमें से कोई सा भी एक मेथड लगाकर अपनी वैल्यूएशन करेंगे अपने पास। ये दो कॉस्ट फॉर्मूले थे। बताओ कुछ समझने लिए है क्या? कुछ नहीं है। आइए इसको अंग्रेजी में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट कार ऑफ होंडा, इसकी वैल्यूएशन करनी होगी तो आपको अपने पास उसके कलपुर्जों को अलग अलग करके देखना पड़ेगा। और नंबर दो इफ स्टॉक इन हैंड इज सिमिलर, अगर ये सिमिलर है देन यूज जनरल आइडेंटिफिकेशन मेथड ब्रैकेट में लॉट बेस्ड वैल्यूएशन। फिर अपना मार्च के महीने की लॉट बेस्ड वैल्यूएशन कर लो, जो मैंने आपको कराया था, जो मैंने एक सवाल आपको भी कराया था, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया था? मैंने ये फॉर्मूला लगाया था। अगर मैं उसमें कॉन्सेप्ट कार का फॉर्मूला लगाता तो फिर मुझे मटेरियल इन कॉन्सेप्ट कार, लेबर इन कॉन्सेप्ट कार इस तरह से देखना पड़ता। लिखें इसके अंदर वी कैन यूज कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और वेटेड एवरेज मेथड फॉर स्टॉक वैल्यूएशन। तो हम अपने पास स्टॉक वैल्यूएशन के अंदर इस प्रकार से हम अपने फॉर्मूलों को लगाएंगे और अपने इन फॉर्मूलों के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन को अपने पास हम करेंगे। यहां पर मेरे पास कॉस्ट फॉर्मूला तक की मैं एक समरी बनाकर दे रहा हूं कि इसकी समरी हम बनाकर दे रहे हैं कि यहां तक की बातें पता चल जाए कि छोटे में मैंने आपसे क्या कहा।
मैंने आपको इसमें ये बातें अभी तक बताई हैं। इस चार्ट को हम बड़ा कर दें।